नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, लेकिन चलेगी किसकी? कौन कौन से कैंडिडेट हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या धनबल का इस्तेमाल होगा या फिर उस पहुंच और पहचान का इस्तेमाल होगा, कैसे कैंडिडेट्स, किन किन पार्टियों ने किन्हें टिकट दी, किस तरीके से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजों को लेकर एक सवाल ये उठता है। सवाल कई हैं। सवाल ये है कि जब जब हम एमएलसी चुनाव की बात करते हैं तो इसमें एक पुराने रिकॉर्ड्स को अगर तलाशें या फिर देखें तो आपको इसकी चुनाव की जो परिपाटी है कि किस तरीके से कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके। सवाल ये है कि धन कुबेरों की क्या इस बार चलेगी, सवाल ये है कि उद्योगपतियों की चलेगी, सवाल ये है कि रसूखबाजों की चलेगी, रसूखदारों की चलेगी क्या? तो ये सवाल कितने जेन्युइन है, ये सवाल कितने जायज हैं? तो ये जो एक जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है, एक जो माइंडसेट तैयार किया गया है या हो चुका है, इससे कैसे उभरने की कोशिश पार्टियां कर रही है। हालांकि पूरी लिस्ट अगर हम देखें तो तीनों ही पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं, उनके पूरे रिकॉर्ड्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं और उसे अगर हम सरसरी निगाह से अगर देखें तो साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी मजबूत हैं, रसूखदार हैं, कारोबारी हैं, और एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे कारोबार हैं, बालू कारोबारी हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, किसी के पास गैस एजेंसी है, किनके मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, कोई ठेकेदार है। तो ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए यह सवाल बिल्कुल सादगी के साथ पूछा जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव में किसकी चलेगी। तो हमारे साथ जो सवाल हैं वो तो अपनी जगह पर है। हालांकि एक बार हम जरा रिकैप कर देते हैं कि इलेक्शंस के बारे में कि कब है चुनाव और कितने सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। 4 अप्रैल को वोटिंग, 7 अप्रैल को मतों की गिनती होगी। इसकी अगली स्लाइड ये कहती है कि 75 सदस्यीय विधान परिषद की 24 सीटें 16 जुलाई 2021 से ही खाली पड़ी हैं। आरजेडी भाजपा के साथ सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और इधर एनडीए से बीजेपी, जेडीयू और पारस गुट के एलजेपी में भी एक तालमेल की स्थिति हो गई है। ये लोग सामने हैं और हमारे साथ चलिए सीधे हम अब गेस्ट विंडो की तरफ बढ़ते हैं। चंद्र प्रकाश सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है, अरविंद सिंह निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, संतोष पाठक जी प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी से अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो कि विधायक है, उन्हें हमने बुला भेजा है, आ जाएंगे तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर संजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समय निकालकर आप हमारे इस डिबेट में आते हैं। जरूरी है कि आज शुरुआत आपसे की जाए कि विधान परिषद जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसमें किसकी चलेगी। हालांकि हमारे पास जो लिस्ट है उसमें सभी लोग बिल्डर हैं, कारोबारी हैं, बाहुबली हैं, बाहुबली की पत्नियां हैं, कई बड़े पूंजीपति हैं। तो ये ऐसी पूरी लिस्ट है। हम तीनों ही पार्टियों की, अगर हम प्रमुख पार्टियों की अगर हम बात करें, आपका जो कैमरा है, आपका जो दूरबीन है, इसे कैसे देख पाता है और क्या आंक पाता है? चीजें आती हैं कि पार्टियां कैंडिडेट तो तय करती है, लेकिन पार्टियां किस कैंडिडेट पर दांव लगाती है, इसको हम लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि धनबल, रसूख, बाहुबल, आप जिसको या सबको एक तरह से कोलैबोरेट कर लीजिए तो उसका ही मिला जुला रिफ्लेक्शन दिख रहा है कैंडिडेट के चयन, चाहे वो एनडीए की तरफ से चयन किया हो या आरजेडी लेफ्ट के द्वारा जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा चयन किया गया हो या कांग्रेस पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट तय किया है उनकी तरफ से तय किया हो। तो ये चीजें पहले ही फिक्स्ड हो जाती है कि जो साधन संपन्न लोग हैं वही इस चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं या वो जीत की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जितने लोगों को साधना होता है और जो वोटर इनके होते हैं वो वोटर किसी न किसी, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, जिला के प्रतिनिधि होते हैं, तो उन प्रतिनिधियों को साधने में क्या चलता है ये पर्दे के पीछे सब कुछ खेल फिक्स्ड हो जाता है। पंचायत चुनाव के पहले ही तय कर दी जाती है। पंचायत चुनाव संपन्न होता है और तय हो जाता है कि चलिए आप हमारे खेमे में रहेंगे, हम कैंडिडेट होंगे, पार्टी के तरफ से हम कैंडिडेट बनाए जाएंगे और हम हर तरह की जो आपकी जरूरतें हैं उसको मैं पूरा करूंगा। तो लोकतंत्र में दिखता तो बहुत अच्छा है, लगता है कि एक तरह से ये भी एक निकाय चुनाव भी जो एक है वो रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहां जनता के आम आवाम की आवाज को या निकाय चुनाव के जो लोग हैं उनकी आवाज को पहुंचाने का एक माध्यम है। लेकिन इसके जो रास्ते तय होते हैं
वो रास्ते तय होते हैं, जिसको आप कह लें पूंजीपति, उद्योगपति या धन बल, मसल्स पावर, रसूख, ये सबके मिलजुल करके जो कोलैबोरेशन इनके पास होता है, चीजें वहीं से तय होती है। और हर पार्टियां उसी तरह के उम्मीदवार पर दांव भी लगाती है। कोई पार्टी रिस्क लेने का जिम्मा नहीं उठाती है कि थोड़ा ये आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन इनकी सामाजिक पकड़ है। ये अगर रिप्रेजेंट करेंगे हाउस को, तो वो जो हाउस होगा उसमें एक जनता की जो मूल समस्या है उस पर तार्किक तरीके से मजबूत बहस होगी। ऐसे लोगों पर पार्टियां भी दांव नहीं लगाती है। निकाय चुनाव में उन्हीं लोगों, चलिए, उनकी मंशा तो स्पष्ट है। हमारे साथ बीजेपी से संतोष पाठक जी हैं। सबसे पहले बीजेपी से शुरू करते हैं, और आपकी लिस्ट अगर हम निकालें अपने हाथ में ही, उंगलियों पर यह लिस्ट निकल जाएगी। तो हमें ज़रा बताइए संतोष पाठक जी कि आपके यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनके हम पोर्टफोलियो को देख पा रहे हैं, उनकी प्रोफाइल को हम देख पा रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े पहलवानों को आप लोगों ने सामने रखा है, और ये पहलवान हर तरीके से मजबूत दिख रहे हैं। खासकर कितने माहिर और कितने मजबूत कैंडिडेट होंगे, और जिस बात का जिक्र डॉक्टर संजय कुमार कर रहे थे, और उस नज़रिए से भी हम देखें तो इसमें कोई बिल्डर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बालू कारोबारी है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, किसी के पास गैस एजेंसी है, किसी के पास मेडिकल कॉलेज है। तो क्या इसका पैरामीटर क्या रखा गया? इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए कितना मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए, जेब से, पॉकेट से? देखिए विवेक जी, ये जब संविधान बना और संविधान बनाने वाले लोगों ने इस प्रारूप की जब कल्पना की थी, तो उसमें स्वाभाविक तौर पर एक विषय ये था कि समाज के सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो उच्च हाउस में हो सके, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। सिर्फ यही एक प्रक्रिया नहीं है, दूसरे भी अन्य भी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से इस प्रकार के विधान परिषद के चुनाव होते हैं और लोग चुनकर विधान परिषद में पहुंचते हैं, और अलग अलग सेक्शंस जो हैं समाज के, उनको वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये जो व्यवस्था है, इसको थोड़ा सा ये सच्चाई है कि आज के ज़माने में सामान्य लोग इस चुनाव को नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव के जो पूर्ण समीकरण है उसको भी हम लोगों को देखना समझना होगा। क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसमें लगातार दौरे करने पड़ते हैं, और लोगों से मिलना जुलना, संपर्क करना, लोगों का एकत्रीकरण करना, एक प्रकार से ये जो चुनाव है वो नेता का नेताओं को इसमें संतोष पाठक जी मजबूरी का मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी एमएलसी बन जाना चाहिए। तो अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? हमारे पास तो जेब में पैसे भी नहीं है, और हमें एमएलसी बनने का भी मन है, और भी बीजेपी से चाहते हैं कि आपको अगर क्या करना पड़ा, ये बता दीजिए, क्या करना पड़ेगा? ये सरल सवाल है। नहीं, करने का विषय नहीं है। हमारी जो लिस्ट आपने देखी है उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, जो लोग चुनाव, मालदार लोग हैं, अच्छे लोग तो हैं ही, मालदार लोग आए हैं। अब रजनीश जी को आप देखिए, रजनीश जी वेरी वेल क्वालिफाइड हैं। हाँ, जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वेल क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और समाज में लगातार उनकी गतिविधि बनी रहती है। उसी प्रकार से जो अन्य लोग हैं भाजपा के, जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसके पास जेब खाली रहेगी, समाज में उनका योगदान है, वो लगातार काम करते हैं लोगों के बीच में, और उस प्रकार से समाज में उनका एक्सेप्टेंस है, तभी तो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं विवेक जी। नहीं तो ठीक है ना, कैसे? ये तो आप लोग डिलीवर करेंगे ना। आप जब बीजेपी से अगर कोई कैंडिडेट होगा, उसकी जेब गर्म होगी, मोटा पैसे वाला होगा, रसूखदार होगा, तब तो उसकी पहचान। आप इस तरीके से एक आम आदमी कैसे इस इलेक्शन को लड़े? और बीजेपी ने जब कैंडिडेट का चयन कर रही थी तो बीजेपी ने आम लोगों को कितना मौका दिया? डॉक्टर संजय कुमार और विवेक जी को क्यों नहीं दिया मौका आपने? नहीं, सब लोग को अब रजनीश जी क्या थे? सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और वहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। पहले जिला परिषद के अध्यक्ष चुने गए, और जिला परिषद के अध्यक्ष के बाद उनको लगा कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, पंचायती कैंडिडेट के बारे में बता सकते हैं। तो उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया, और उसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए 2 बार आज एमएलसी रह चुके वो। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी की लिस्ट बहुत संतुलित है, और समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो सके। एक बार डॉक्टर संजय कुमार के पास आना। डॉक्टर संजय कुमार जी, आपका और हमारा टिकट तो कटा हुआ है, मौका नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमें ज़रा ये बताइए कि जो भी संतोष पाठक जी कह रहे थे कि ज़रूरी है, क्षेत्र में घूमना होता है, यहाँ खर्चा होता है, वहाँ खर्चा होता है, तो सिर्फ जो खर्चा करने के लिए जो सक्षम है वही लड़ेंगे चुनाव, हम नहीं लड़ सकते, इसका मतलब यही है जो हमें अभी तक समझ में आया। आप ज़रा बताइए, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी ज़रूर करिए। नहीं, आप ठीक समझ रहे हैं। घूमने के लिए तो हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि खाली पैकेट थोड़े घूमना है, पैकेट में कुछ ले करके घूमना है।
तो हम लोगों के पैकेट में तो कुछ है नहीं, केवल घूमने की बात वो नहीं करें, उसके छायावाद को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं कि क्षेत्र बड़ा है। और जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात है तो ठीक बात है कि अगर पार्टियां चुनाव लड़ाती हैं तो पार्टी के पास तो एक अच्छा फंड होता है। पार्टियां कोई वैसे कैंडिडेट पर क्यों दांव नहीं लगाती है जो एक सूचिता की राजनीति करे और हाउस में आकर के और खास करके उस अपर हाउस में जाकर के मजबूती के साथ उन निकाय के प्रतिनिधियों की आवाज को मजबूत करे। तो पार्टियां भी वैसे ही लोगों पर दांव लगाती है जिनको लगता है कि वो चुनाव अपने साधन, अपने बूते, अपने मसल्स पावर के बल पर लड़े। इसलिए वो संतोष जी जो कह रहे हैं उनका इशारा उसी तरफ है कि केवल घूमना थोड़े है, घूमने के साथ साथ उनकी जेबें भी तो मजबूत होनी चाहिए। चलिए, चक्का कैसे घूमेगा? चक्का ऐसे घूमेगा कि जब आप पेट्रोल डीजल भराने लायक रहिएगा तब, और अभी जो स्थिति है उसमें थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, तो आसानी से एमएलसी नहीं बना जा सकता। सभी लोग दिमाग खोल करके बैठिए। अरविंद निषाद जी भी हमारे साथ हैं, उसके बाद हम चंद्र प्रकाश जी के पास आएंगे। अरविंद निषाद जी, जरा बताइए, आपकी भी लिस्ट हम देख पा रहे हैं इस वक्त, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, खनन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और बड़े लोग हैं। हम जो लिस्ट देख पा रहे हैं, दिनेश सिंह जी की अगर बात करें या फिर बाहुबली बिंदी यादव की पत्नी जिनको आपने दिया है, जो कि व्यवसाय निर्माण कार्य से जुड़े बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ भी उम्मीद कम है कि हम जेडीयू से भी हमें टिकट मिल पाएगा, क्योंकि आज तो हम और संजय जी ही बात करेंगे अपने लिए। अगर उम्मीद है तो बताइए, अभी भी कुछ बच गया है तो। विवेक जी, पटना परिक्षेत्र से जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका भी पोर्टफोलियो, उनका भी प्रोफाइल जरा निकाल करके देखें कि हमारे जो पटना से उम्मीदवार हैं वो सामान्य जन हैं और 2 बार विधान परिषद में पटना से वो चुनाव जीत करके विधान परिषद में जनता के आवाज़ को मुखरता से अपनी बात जेडीयू के सदस्य के तौर पर उन्होंने रखा है वाल्मीकि सिंह जी ने। ठीक उसी प्रकार हमारे भागलपुर बांका से जो उम्मीदवार हैं विजय सिंह जी, लगातार जनता के बीच में रहते रहे हैं और पार्टी ने उनको सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। अन्य क्षेत्रों में जो हमारे उम्मीदवार सलमान रागिब जी, जो नवादा से लगातार 2 टर्म से वहां के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जेडीयू के, आपको कब मौका मिलेगा अरविंद निषाद जी? इस बार भी पार्टी ने उनको मौका दिया। आपको कब मौका मिलेगा? आप छोड़िए, इतना नाम गिना रहे हैं, आपको कब मौका मिलेगा? आप कब एमएलसी बन रहे हैं या आपकी जेब खाली है इसलिए सिर्फ डिबेट में आइएगा? आपको बहुत बहुत धन्यवाद चिंता करने के लिए, लेकिन इसके लिए हमारा पार्टी नेतृत्व सक्षम है और पार्टी नेतृत्व सभी चीज़ों पर पैनी निगाह और नज़र रखा जाता है। पार्टी नेतृत्व समय समय पर ऐसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने समयानुसार जगह पर भेजती है और उनका मूल्यांकन कर करके अच्छे जगह पर नामित करती है। ये हमारी ही पार्टी है जहां परिवारवाद और जहां धनबल को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जेडीयू एकमात्र ऐसा है जो परिवारवाद से परे पार्टी है और परिवारवाद से परी पार्टी माने अलग पार्टी है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है। ये इस बीजेपी भी यही डायलॉग कहेगी। तो हम जरा आपकी टिप्पणी के बाद डॉक्टर संजय कुमार के पास भी चले जाते हैं। हम लेते रहेंगे क्योंकि आज समीक्षक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार और हम बड़ी आस भरी निगाहों से आप लोगों को देख रहे हैं और आप लोगों की स्थिति को भी भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो आपका नंबर आएगा ना, फिर हम पीछे लाइन में खड़े हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, जरा एक छोटी सी टिप्पणी इस पर हो जाए। नहीं, आपने ठीक अरविंद जी से पूछा कि आप भी तो लंबे दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और अगर पार्टी अब समझती इनसे योग्य कैंडिडेट कौन होता, जरा पार्टी दांव लगा देती। अगर कार्यकर्ता पर आधारित ही पार्टी है और इस चुनाव में धनबल का कोई बहुत महत्व नहीं है, तो अरविंद जी को क्यों नहीं कहीं से किसी क्षेत्र से पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया? अरविंद जी को भी कह दिया जाता है कि भाई आप पैदल घूमिए, ये तो सुबह से शाम तक घूमने वाले आदमी हैं। देखिए, वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। हर पार्टियां जो है वो उससे जरा भी ट्विस्ट होने के लिए तैयार नहीं है। बातें चाहे प्रिंसिपल की जितनी पार्टियां कर ले, लेकिन जा करके ठहर रही है इस चुनाव में वैसे लोगों पर जिनकी गठरी मजबूत है। चलिए, गठरी मजबूत होना जरूरी है। अब बारी आती है चंद्र प्रकाश सिंह से, उनसे भी जानते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता, अच्छे लीडर, अच्छे वक्ता और इनसे कई बार बातचीत भी हुई है। तो हमें जरा बताइए चंद्र प्रकाश जी,
जो विधान परिषद चुनाव है इसमें किसकी चलेगी, धनबल की चलेगी, रसूख की चलेगी, बाहुबल की चलेगी? क्योंकि जो डेफिनेशन आ रहे हैं उसमें अभी तक तो भविष्य हम अपना नहीं देख पा रहे हैं। तो आप बताइए कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को सामने लाया गया है, या फिर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें क्या ये परिपाटी आगे कंटिन्यू करेगी, या फिर एक इसमें ब्रेकडाउन होगा और कुछ अच्छे खाली जेब वाले लोगों को भी मौका मिलेगा ताकि वो आएं और कुछ करके दिखाएं? देखिए विवेक जी, आपने बड़ा अच्छा एक डिबेट, इस लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, उसमें आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है कि धनबल का। देखिए ये जो बातें आज चल रही है विधान परिषद के लोकल बॉडीज के माध्यम से जो चुनाव हो रहा है और उनका प्रतिनिधित्व विधान परिषद में होगा, तो जैसा संजय जी ने कहा या आप भी कह रहे हैं, इसमें देखिए रसूखदार, मालदार, दमदार या जो और दार जितना लगा दीजिए, वो जितना विशेषण दार वाला होगा उतने ही मजबूत उनका कैंडिडेचर होगा और उतने ही उनके जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। हम तो देखिए इसमें स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि चुनाव की प्रक्रिया के पहले ही, नॉमिनेशन के पहले ही कैंडिडेट को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों में जब चर्चा होती है या हो रही थी, तो उस समय लोग यही कह रहे थे कि भाई किसी ने कहा कि अरे फलां पार्टी का कैंडिडेट तो अभी से बांटना शुरू कर दिया, और दूसरे ने कहा कि भाई दूसरा आएगा तो उससे कुछ ज़्यादा बांटेगा। तो देखिए सत्य जो है ना उसको स्वीकार करना है। ये जो लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के जो चुनाव है, विधान परिषद में जाने का जो एक रास्ता, मार्ग प्रशस्त किया गया है, इसमें अगर कोई चाहेगा कि आम आदमी या कोई साधारण कार्यकर्ता राजनीतिक दल का, अब जैसे मान लो हमको अगर पार्टी कहती भी कि आपको टिकट दे रहे हैं आप लड़िए, तो हम कहते हैं कि भाई ये चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, कोई और चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। क्योंकि इसमें तो आपको अगर धन नहीं है और आपकी क्षमता अगर उतना नहीं, तो बीजेपी और जेडीयू वाले तो चंद्रप्रकाश जी कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव लड़ना ही उन्होंने गिना दिया, पढ़े लिखे, सीए, बढ़िया, योग्य, सारे जुझारू। हम उनके नहीं देखिए, मैं तो कह रहा हूं विवेक जी ना कि हम दूसरे पार्टी के कैंडिडेट के बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहते। ये आम लोगों में धारणा है, पार्टी के कोई प्रवक्ता, पार्टी का कोई नेता तो अपने पार्टी के पक्ष में बात रखेगा ही, स्वाभाविक है, उनको रखना है। लेकिन आम लोग क्या बोलते हैं, अब संजय जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ हैं, वो क्या बोलते हैं, या उनको भी छोड़ करके आप आम आवाम से भी पूछेंगे, या इसमें जो वोट देने वाले वोटर हैं उनसे भी अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। आप देखिए ना कि राजनीतिक दलों के तरफ से कैंडिडेट तो दिया गया है, लेकिन क्या कितना प्रभाव राजनीतिक दल का उसमें चलेगा, या जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो कितना अपना उसमें जताएंगे, ये सब भी है प्रभाव। लेकिन मालदार, दमदार, रसूखदार होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसमें निकालना मुश्किल होगा। और आप जब देखेंगे चुनाव का रिजल्ट आएगा तो भी आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ और कौन लोग निकले। इसके पहले भी निकलते रहे ये जो बैलेंस एक चला आ रहा है, उस बैलेंस के टूटने का इंतजार करें। डॉक्टर संजय कुमार हमें जरा बताइए कि आगे कैसे मार्ग प्रशस्त होगा आम लोगों का, वैसे लोगों का जो खुद को आम ही मानते हैं, कभी खास बनने की सोचते हैं, वो भी इसलिए ताकि हम जब खास बनेंगे तो और आम लोग जो हैं उन्हें भी खास बनाएंगे। लेकिन अभी जो परिपाटी चली आ रही है उसमें तो यही है कि हम खास बन गए, बाकी आम बने रहें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां ही चुनाव लड़ाती हैं, या कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो निर्दलीय लड़ते हैं। तो निर्दलीय के लिए तो चीजें तय हो गई कि इस तरह के चुनाव में लड़ने के लिए आपके पास इतने साधन संपन्न अगर आप नहीं होंगे तो आप इस चुनाव के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां भी जो डेमोक्रेसी में होती है, तो पॉलिटिकल पार्टियों को तो ये ताकत है कि वो एक आम आदमी को भी कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दे और पब्लिक के परसेप्शन को डाइल्यूट करे कि ऐसा कुछ नहीं है कि धनबल और मसल्स पावर और असुखदार लोग ही इसमें कैंडिडेट बनेंगे। पार्टियां एक आम आवाम को, एक सामान्य आदमी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेगी और परिणाम चाहे जो हो, परिणाम जीते या हारे। लेकिन पार्टियां इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। पार्टियों को भी पता है कि इसमें चीजें कहां इन्वेस्ट करना है और इसके लिए हमारे पास योग्य व्यक्ति कौन है। इसीलिए यहां पर जो लोकतंत्र है वो कमजोर दिखता है कि अगर ये अपर हाउस, चाहे वो राज्यसभा हो या राज्य का विधान परिषद हो, अपर हाउस में किनको भेजा जाता था? जो इंटेलेक्चुअल होते थे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता था,
लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया था, लेकिन एक इंटेलेक्ट उनके अंदर में होना चाहिए कि उस अपर हाउस में जब वो बहस में जाए तो एक सार्थक बहस में जाए और सरकार को एक तरीके से वो समझाने की कोशिश करें कि राज्य के विकास में चीजें कहां ठहरी हुई है। इस वर्ग का विकास कहीं ना कहीं से रुक गया है, इस क्लास का विकास रुक गया है, तो पार्टियां भी रिस्क नहीं ले रही है। इसलिए आप मान करके चलिए जो आपके सवाल है कि तब तक इसके फलसफा या परिणाम आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे जब तक पार्टियां आम आदमी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। जिस दिन आम आदमी को पार्टियां उम्मीदवार बनाना शुरू कर देगी उस दिन ये डिबेट का विषय नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे होंगे ट्रेंड 3 बार 4 बार 5 बार जब से ये निकाय चुनाव के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन होने लगा है, पार्टियां वैसे ही लोगों पर दांव लगा रही है। और वो लोग कोई आकाश से टपके हुए लोग थोड़े हैं, वो तो समाज के ही लोग हैं। पार्टी का कार्यकर्ता जो झंडा ढोते रहता है, संघर्ष करते रहता है, उसको किनारे कर दिया जाता है और एक ऐसे व्यक्ति को ला करके खड़ा कर दिया जाता है कि निकाय चुनाव में हमारे पार्टी के कैंडिडेट ये होंगे। तो ये तो पार्टियों को तय करनी होगी ना कि कब वो आम आदमी को टिकट देने जा रही है। तो क्या संतोष पाठक जी, अगर आपसे ये सवाल करें कि कितने कैंडिडेट्स को आप जान रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर भी और कब कब आपने पार्टी के संगठन के कार्यों में इन लोगों को देखा, जो लिस्ट आपके पास है, आप बता पाएंगे कितने लोगों को आप पहचानते भी हैं या नहीं पहचानते? नहीं, देखिए विवेक जी, जो संजय सर ने कहा है जो बात, उनके बात का मैं छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। देखिए, सरकार में आने के बाद हमारी मंशा जो रही है एनडीए के सरकार बनने के बाद 2005 से, आप ये देखिए कि पहले पंचायती राज के स्तर पर चुनाव ही नहीं होता था। हम लोगों ने उसका चुनाव नहीं, अभी तो एमएलसी वाले पर हम बात कर रहे हैं। अभी तो एमएलसी वाले पर संतोष पाठक जी बात कर रहे हैं, हम यही जानना चाह रहे हैं। ठीक है, वो उस पर जो क्राइटेरिया आप लोगों ने बता डाला, आप क्या कर सकते हैं, वो तो चला आ रहा है, उसका टूटना जरूरी है, तब तो आप जैसे लोग आम आदमी जो है वो उसमें जाएगा, तो वो तो सीट बिकती रहेगी। विवेक जी, मैं तो यही आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं डेविएट नहीं कर रहे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इतने जो लिस्ट है आपके पास, उसमें कितने ऐसे लोगों को आपने देखा है कि आपकी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठे हों और संगठन के कार्यों में उन्होंने हिस्सा लिया है? बताइए। नहीं, मैं शुरू से मैं रजनीश जी का नाम ले रहा हूँ। रजनीश जी को मेरे आप बराबर उन्हीं का नाम ले रहे हैं, उसके अलावा नहीं बता रहे हैं। मैनिफेस्टो बना रहा था तो मेरे साथ रजनीश जी साथ में बैठते, तो वो भी मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य थे, वो पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं और बिहार में वो लगातार नहीं, और उसके अलावा किनको देखा? मैं लिस्ट ही निकाल ले रहा हूं सामान्य परिवार से आकर। हाँ, नहीं, उसके अलावा और किन किन लोगों को आपने देखा है? बताइए। और भी लोग हैं। और भी लोग कौन कौन है, बता दीजिए। जो विषय संजय जी ने कहा है, नहीं, संजय जी के विषय पर छोड़िए, संजय जी को आज विशेष टिप्पणी के लिए हमने रखा है, संजय जी की तरफ ज्यादा मत जाइए। आप हमें सिर्फ बताइए कितने लोगों को। मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं, बात तो पूरी करने देंगे ना? नहीं, बात को पूरी करने देंगे, लेकिन आप हमको बता दीजिए ना भाई कि ये दिलीप जायसवाल को आप जानते हैं। देखिए, सरकारों के हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एक सामान्य नहीं, आप फिर घुमाने लगे लोगों को राजनीतिक रूप से नहीं, लट्टू में रस्सी लगा के खींचिए मत। सबसे बड़ी विरासत है। अगर आप पूछेंगे कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो हम यही कहेंगे कि हम लोगों ने जिस प्रकार से बिहार में पंचायती राज, आप तो ये बताते हैं ना कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है कि नीचे आकर देखिएगा तो इतने सामान्य परिवार के लोग, क्या बात कीजिएगा उपलब्धि का? ठीक है, पार्टी की सोच अच्छी है, पार्टी कैडरों की सोच अच्छी है, हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं भाई, आपसे जानना चाह रहे हैं हम आप इतना कि जो कैंडिडेट्स हैं पार्टी संगठन के कार्यों में जो गतिविधियां होती हैं उसमें कितने लोगों को आपने प्रत्यक्ष तौर पर देखा है कि ये लोग, या फिर ये बोरो प्लेयर हैं, अचानक से आएंगे गेंदबाजी शुरू कर देंगे? इसमें सब लोग, दिलीप जायसवाल जी हैं हमारे यहाँ से, दिलीप जायसवाल जी हैं, वो आपको पार्टी के हमारे कोषाध्यक्ष हैं और वो लगातार पार्टी की सारी गतिविधियों में रहते हैं, आना जाना, रोज दिन पार्टी ऑफिस पर आना जाना उनका क्रम बना रहता है। गोपालगंज से राजीव कुमार के साथ जुड़ ही कर रहते हैं, जैसे हम और आप रहते हैं वैसे। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी गोपालगंज से राजीव कुमार कारोबारी भी हैं, होटल भी इनका चलता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, पूरे मालदार हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? कितनी बार इन गतिविधियों में मालदार? देखिए, मालदार होना कोई मालदार नहीं, चलिए छोड़ दीजिए, ये दाल वाला चीज छोड़ देते हैं, वो उपलब्धि ये ना बताइए आप, उन्होंने मेहनत किया है, मेहनत से कहां मेहनत कर दी? क्या बुराई है? कहां आपसे ज्यादा मेहनत की थी क्या? बिना मेहनत के कोई पैसा कमाता है विवेक जी? आप मेहनत नहीं, तो ये एंट्री कैसे हो गई, लेटरल एंट्री कैसे हो रही है इनकी? समाज के
के सभी लोगों को नहीं, लेटरल एंट्री है, ठीक है, वो अपने हर एक पार्टी का एक अपना सिस्टम है, उसके नहीं आधार नहीं पे यही तो पार्टियां सिस्टम चलेंगी ना। देखिए, अब अभी संजय जी डॉक्टर ने कहा संजय कि कुमार पार्टियों जी को चलाने की के बात लिए पर फंड मैं भी आता चाहिए, तो हूँ, फंड भी इसी तो सिस्टम को एकत्रीकरण तोड़ना करना है सर। उसके सुनिए बिना सुनिए, कैसे होगा? मुझे पता है उत्तर ऐसे में उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि देखिए हर कार्यकर्ता, एक बात तो जान लीजिए, ठीक है आप प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमें और डॉक्टर संजय को पूरी छूट है कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं, सार्थक चीजें बोलते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जी ये भ्रम टूटना भी चाहिए। ये चीजें जो चली आ रही हैं टूटना बेहद जरूरी है। सबके पास पैसे नहीं होते, और सबके पास पैसे, जिनके पास पैसे होते वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन एक पार्टी का कार्यकर्ता जो कुर्सियां लगाता है, मेज साफ करता है, उसके ऊपर कपड़े लगाता है, उनसे जाके पूछिए कि जिंदगी भर हम झंडा ही उठाएं, वो भी तो जाता होगा, उसके बच्चे पूछते होंगे कैसे नेता है पिताजी आप, कि झंडा ही उठा रहे हैं, लाठी ही खा रहे हैं। विवेक जी, हम लोगों से ज्यादा ठीक है ना। इस प्रश्न को कौन अरविंद निषाद जी जरा आप अगर बता देंगे तो जरा क्लियर हो जाएगा। अरविंद निषाद जी, कितने लोग जो टिकट मिली है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप जान पा रहे हैं, इसीलिए या फिर ये हवा हवाई है? देखिए, ठीक, नहीं मैं बता रहा हूँ, पटना से हमारे उम्मीदवार श्री वाल्मीकि देखिए फिर सिंह रिपीट जी कर रहे हैं, लंबे पटना वाला का अरसे नाम तक बहुत ज्यादा पटना आपने जिला जनता आप रट कर आए हैं। नहीं, मैं सभी का बता रहा हूँ। वाल्मीकि सिंह जी पटना के लंबे अरसे तक जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के पद पे रहे हैं। सलमान रागिब जी नवादा जिला जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष अभी भी हैं। उसी प्रकार अच्छा एक चीज हमारे बताइए, चलिए आपको तो संजय सारे प्रसाद कुछ जी याद है, पार्टी के- एक बताइए कौन आउटसाइडर है जिसको आपने देखा नहीं? हमने जरा और बता आगे दीजिए। मैं और आगे बता रहा हूं। नहीं, और आगे मत राधाचरण बताइए ना, से- कौन ऐसा राधाचरण कैंडिडेट से है जो कि आउटसाइडर है, पंचायती अचानक राज से प्रकोष्ठ प्रकट के हो गया? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। नहीं, प्रकट जो हुए हैं अचानक वाले, हाँ? प्रकट वाले कौन से हैं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसे कोई नहीं है। ये आप मुजफ्फरपुर लिस्ट के विजय सिंह जी सूची के उठा बाद करके देखेंगे। मैं विनय नाम- सिंह के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, क्या नहीं हाँ, क्या? हाँ, मैं 11 जेडीयू मैं नहीं मैं बता आप रहा हूं, बताइए मैं विनय बता सिंह के रहा बारे हूं। में जेडीयू बताइए। दिनेश सिंह, सॉरी दिनेश मैं सिंह के बारे में बताइए। दिनेश सिंह हाँ, जेडीयू 24 में 11 सीटों पर लड़ रही है। दिनेश छोड़ सिंह जी हमारे इसके पहले भी जनता दल उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत क्या करके क्या विधान बैकग्राउंड परिषद के क्या है सदस्य उनका? बने हैं। कौन सा कोई ऐसा काम कर इधर-उधर दिया से कि लाइन टिकट मिल नहीं गई है। उन्हें? नहीं, पहले से वो हमारे विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। जेडीयू के टिकट पर ही वो देखिए आप चुनाव जीत करके आए घुमाइए हैं। नहीं, देखिए ये तीसरी अग्नि बार- परीक्षा नहीं है। ये देखिए तीसरी ये बार- ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे तीसरी- पास मैं घुमा जानकारी नहीं की रहा। कमी थी। कुछ लोग नहीं, हमारे कान में भी, जो हमारे मित्र, सुनिए विवेक सुनिए, जी। जो बात है सो क्लियर है। हमारे साथ भी कई साथी हैं जो पीसीआर में बैठते हैं, तीसरी उनके बार पास सही भी में लड़ रहे हैं कई विवेक जी। चीजें विवेक रहती जी, हैं, तीसरी वो हमें बार बताते हैं कि भाई जरा इनके बारे में विवेक जी, पूछ लीजिए तीसरी ना, बार। तो पूछ लेते हैं, लेकिन विवेक इसका जी, उत्तर भी होना विवेक जी, चाहिए। और हमारे आप लोगों का मुजफ्फरपुर बहुत के- बहुत शुक्रिया, आज बहुत अच्छी, मुझे ये चर्चा काफी अच्छी लगी। और डिबेट हम लोग करते हैं और काफी तेज में बोलते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, लेकिन ये अच्छी डिबेट थी। और डॉक्टर संजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप इस कार्यक्रम में आए भी, और बराबर आते रहिएगा ताकि आपकी विशेष टिप्पणियां हमें मिलती रहें। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8।